कैसे स्नाइडर कॉमिक बुक मूवीज डायरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा टॉप पर और अनमैचेबल है, और किस तरह उसने वो मूवी जिसे बड़े से बड़े डायरेक्टर ने ये कहकर छोड़ दिया कि ये अनफिल्मेबल है, यानी कि इसे मूवी बनाना इम्पॉसिबल है, वो बना के सभी को हैरान किया। जिसके बाद ही जेम्स कैमरॉन और क्रिस्टोफर नोलन ने उसके काम की तारीफ की। ये सभी जवाब उन लोगों के लिए हैं जो कि उसे एक बैड डायरेक्टर कहते हैं, और ये सभी वो लोग हैं जिन्हें खुद डायरेक्शन की ज़ीरो नॉलेज है और वो स्नाइडर को बैड डायरेक्टर कहते हैं, जबकि आज तक खुद किसी डायरेक्टर ने उसे बैड डायरेक्टर नहीं कहा, मगर इन लोगों को उसके काम में कमी मिली। तो ये कहानी 1987 से शुरू होती है, जब वॉचमैन की पहली कॉमिक्स आई थी, और इन कॉमिक्स ने सभी सुपर हीरो कॉमिक्स को बदल के रख दिया, क्योंकि इस कॉमिक्स में पहली दफ़ा सुपर हीरोज़ की डार्क साइड दिखाई गई कि वो कितने बुरे हो सकते हैं। और इसके इसी फेमस होने की वजह से जब इसे फिल्म में अडेप्ट करने की बात आई, तो बहुत से डायरेक्टर्स का नाम सामने आया, जिसमें जोल सिल्वर, डैरन और टेरी गिलियम सामने आए, लेकिन सभी ने एंड में इसे छोड़ दिया। और टेरी गिलियम ने तो इसे एक अनफिल्मेबल कॉमिक कह दिया, लेकिन स्नाइडर ने कहा कि वो इसे फिल्म करके दिखाएगा। जिसके बाद ही उसने जब वॉचमैन बनाई To think it was unfilmable probably till about halfway through, and then of course it was too late. तो सभी हैरान रह गए, और इसी मूवी को देखने के बाद ही खुद जेम्स कैमरॉन और क्रिस्टोफर नोलन ने उसके काम की तारीफ की। मूवी वाकई ही अच्छी थी। मूवी सिर्फ फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि उस टाइम मूवी का क्लैश डार्क नाइट और आयरन मैन के साथ था, जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। लेकिन अगर वो मूवी आज के दौर में रिलीज होती तो मूवी ने बिलियन का मार्क पक्का टच करना था। मूवी का एक एक फ्रेम स्ट्रेट फ्रॉम कॉमिक्स था, और मूवी अब तक की वॉचमैन की कॉमिक्स की सबसे परफेक्ट मूवी एडेप्टेशन थी। और जब इसी के एंड में जब मैनहट्टन रोशैक को मारता है, तो रोशैक की बॉडी बिल्कुल उसी वे में फैली होती है जिस वे में उसके मास्क के ऊपर लोगोस बने होते हैं। ये एक सिनेमैटिक डिटेल थी, लेकिन बस ये समझ लो कि उस वक्त की ऑडियंस इस मूवी के लिए तैयार नहीं थी। स्नाइडर शुरू से ही अपने वक्त से आगे का विजन और सोच रखता था। फिर जब डीसी वाले अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा करना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि उनकी पहली मूवी सुपरमैन उसे नोलन डायरेक्ट करे, लेकिन नोलन चाहता था कि ये मूवी स्नाइडर डायरेक्ट करे, क्योंकि उसने स्नाइडर का टैलेंट पहचान लिया था कि इस बंदे से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जो कॉमिक बुक मूवीज़ को डायरेक्ट कर पाए। आज तक सुपरमैन की कोई भी मूवी ऐसी विजुअली स्टनिंग नहीं थी। 2006 की सुपरमैन क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि उसमें एक बेसिक डायरेक्शन और सेम स्टोरी थी, कुछ भी न्यू नहीं था, इसीलिए वो फ्लॉप हुई। लेकिन उसके बाद मैन ऑफ स्टील आई, जिसके बाद सब बदल गया। लोग ये कहते हैं कि स्नाइडर ने सुपरमैन के फैंस को बिगाड़ दिया है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि उसने उन्हें भी सुपरमैन का फ़ैन बना दिया जिन्हें सुपरमैन एक बोरिंग कैरेक्टर लगता था। जबकि मुझे खुद भी सुपरमैन इतना पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने मैन ऑफ स्टील देखी उसके बाद से मैं सुपरमैन का फ़ैन बना, जिसका सारा क्रेडिट स्नाइडर को जाता है। क्योंकि स्नाइडर ने जो अपना विजुअल स्टाइल रखा और ऐसा प्रेजेंटेशन स्टाइल दिखाया, वो उस वक्त की ऑडियंस के लिए एक बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस था। लोगों ने सुपरमैन को आज तक ऐसा इमेजिन नहीं किया था। स्नाइडर ने सुपरमैन को लार्जर देन लाइफ दिखाया। अब आते हैं स्नाइडर की डायरेक्शन पर। स्नाइडर की डायरेक्शन का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी ये बहुत से डायरेक्टर्स के लिए सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। स्नाइडर अपनी मूवीज़ में सबसे ज़्यादा स्टिल हॉट, स्लो मोशन और डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल करता है, जो कि उसका एक अपना विजुअल स्टाइल है। जिस तरह वो विजुअलाइज करता है अपनी मूवीज़ को, उस तरह शायद ही कोई डायरेक्टर कर पाए। स्नाइडर अपनी मूवीज़ में सबसे ज़्यादा रिवीलिंग शॉट्स यूज़ करता है, यानी कि बैकवर्ड शॉट्स। ज़रा मैन ऑफ स्टील के ये शॉट्स देखो, ये और ये शॉट्स। आज तक लोगों ने सुपरमैन को ऐसा इमेजिन नहीं किया था। और अब ज़रा क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन के ये सीन्स देखो, ये ये और ये। लेकिन अब ज़रा स्नाइडर का बैटमैन देखो, जिसे अपनी सोलो मूवी भी नहीं मिली, उसके बावजूद भी उसकी फ़ैन बेस बहुत ह्यूज है। ये सीन, ये 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 और अब ज़रा खुद बताओ कौन से बैटमैन की सीन्स ज़्यादा अपीलिंग लग रहे हैं। और ये सच बताना, सबको पता है कि स्नाइडर का बैटमैन ज़्यादा विजुअली अपीलिंग है, क्योंकि आज तक बैटमैन को किसी ने भी ऐसे प्रेजेंट नहीं किया। स्नाइडर ने पूरी जस्टिस लीग की टीम को ऐसा प्रेजेंट किया कि खुद अपनी मूवीज़ में भी वो इतने अच्छे नहीं दिखे। इसकी बेहतरीन मिसाल फ्लैश है। स्नाइडर ने उसे कैसा विजुअलाइज किया और कैसा प्रेजेंट किया, जबकि अपनी खुद की मूवी में वो कितना बेकार लगा। और ज़रा देखो कि उसने एक्वामैन को कैसे प्रेजेंट किया, जबकि ऐसी प्रेजेंटेशन उसकी खुद की मूवी में भी नहीं थी। स्नाइडर अपनी डायरेक्शंस के लिए स्टोरी बोर्ड्स का यूज़ करता है, जिसके बाद ही उसके सीन्स इतने ज़्यादा वेल प्लान्ड लगते हैं
और अपीलिंग लगते हैं। और जो लोग कहते हैं कि स्नाइडर स्लो मोशन का ओवर यूज करता है, तो ज़रा तुम इस सीन को अब स्लो मोशन के बिना देखो और अब इसे स्लो मोशन के साथ देखो। तो मुझे तुम बताओ कि कौन सा सीन ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है, सिंपल या स्लो मोशन। स्लो मोशन किसी भी ट्रेजिक सीन में जो इमोशन है उसे मोर ट्रेजिक और इमोशन को और भी खोल कर सामने लाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लो मोशन सिनेमाटोग्राफी में एक अहम रोल अदा करता है। अब मैं तुम्हें स्नाइडर की एक फ्लॉप मूवी का भी सीन दिखाता हूँ, जिसका ये सीन भी नई सुपरमैन की पूरी डायरेक्शन से अच्छा है, जबकि ये स्नाइडर के करियर की एक फ्लॉप मूवी है। उसके अलावा उसकी एक एनिमेटेड मूवी का ये सीन देखो, जिसे स्नाइडर ने डायरेक्ट किया। बताओ, आज तक ऐसी डायरेक्शन तुमने किसी एनिमेटेड मूवी में देखी? अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्नाइडर बैड डायरेक्टर नहीं, बल्कि स्नाइडर अपने वक्त से आगे का विजनरी है, और सिर्फ स्नाइडर ही इकलौता ऐसा डायरेक्टर है जो कि अपने नाम के साथ विजनरी लगाना डिजर्व करता है।